दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों आज कुछ 5-6 मुद्दे इकट्ठा हुए हैं और उन सब पर बात करना जरूरी है। समय सीमा का हम ख्याल रखने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन चीजें ऐसी हैं कि हर एक पर बात करना जरूरी है। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप अगर अब तक आपने हमारे इस मंच को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों से भी करवाएं। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये जो टिकर चल रहा है, ये स्क्रॉल जो चल रहा है, वो आर्थिक अनुदान के लिए। आप सबसे विनती है कि हो सके उतना आप जिस माध्यम से करना चाहते हैं उस माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग दें, हमें उसकी जरूरत है। ये हम आपको बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्रता से कह रहे हैं। आप ही हमारे सेठ हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं। अब आते हैं बात के मुद्दों पर। आज के बहुत कुछ आज है। यूएई के जो प्रमुख हैं वो साहब आए हैं 90 मिनट का, जब आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 19 तारीख को, तो 90 मिनट का भारतीय दौरा करने के लिए आए। इससे पहले पाकिस्तान वो जा चुके हैं, आप सबको पता होगा। और वहां जिस तरह से जो गर्मजोशी से वो मिले थे ये शहबाज शरीफ से, और क्या क्या वहां पे डील है उस पर तो पहले हम बता चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री हर तरह का प्रोटोकॉल तोड़ के उसको मिलने के लिए गए, एयरपोर्ट वो वहां रिसीव करने के लिए खुद प्रधानमंत्री गए। वो प्रधानमंत्री जिनके राज में यहाँ अब्दुल जो है उसको टाइट किया जा रहा है। अब पता नहीं ये इनको अब्दुल नहीं लग रहे हैं, इनको गले जाके कह रहे हैं, लिखा कि मैं अपने भाई को लेने के लिए जा रहा हूं। वो जो यूएई के मुखिया हैं वो उनके भाई लगते हैं और यह हमारे देश का मुसलमान है, पता नहीं उनको क्या लगता है, उस पर बात करेंगे। एक युवा इंजीनियर जिसका नाम युवराज था, वो नोएडा में हमारे ये जो बिल्कुल कुंभकर्ण की निंद्रा में भी सोए, उससे भी खतरनाक निंद्रा में सोए हुए, या तो भ्रष्टाचार में लिप्त हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका भोग बना। कोहरा था, आगे दीवार टूटी हुई थी, बेसमेंट बन रहा था, पानी से भरा हुआ पूरा मामला था। उसकी गाड़ी वहां जाके देर रात को गिरी, उसकी जान चलेगी, उस पर भी बात करेंगे। बाबाओं का जो घूमना घुमाना हो रहा है वो सब अलग है, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने जो पीठें हमारी स्थापित की थी उसमें से एक पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार या उनके प्रशासन के द्वारा क्या क्या खेल हो रहा है ये भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जहां अनपढ़ों का राज चल रहा है वहां पे किताबों की लूट कैसे मची, इस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे वरिष्ठ हमारे बड़े अरुण जी को हम जोड़ रहे हैं और सीधा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार जी। और मैं शुरू करना चाहता हूँ, ये युवराज नाम का जो इंजीनियर, एक इंजीनियर जो है नोएडा में, ये इसकी सर जान चली गई सर। और वहां एक ही था, मतलब बिल्डर की मनमानी चल रही थी, कोई नियमों का बिल्डिंग बनाने वक्त जो भी ख्याल रखना होता है नहीं रखा गया। वो बेचारा, उसको पता ही नहीं चला कि आगे जो है वो पानी से भरा गड्ढा हुआ, वो पड़ा उसमें और उसकी जान चली गई। पहले एक ट्वीट दिखाता हूं मैं, ये सचिन गुप्ता का ये ट्वीट है। इस ट्वीट को दिखा दे ताकि आपको पता चल जाए, और फिर एक चश्मदीद की बात सुनाएंगे आपको, जो इस युवा को बचाने के लिए उस कड़कड़ती, मतलब वो इतनी चिल्ड, इतनी ठंड में रात को जो है वो 1:45 बजे उस पानी के गड्ढे में उसने छलांग लगाई। लेकिन उससे पहले जो अग्निशामक दल, एसडीआरएफ, पुलिस, ये सब लोग थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन उस व्यक्ति ने जो कोशिश की उसकी बात सुनाएंगे। सचिन गुप्ता कह रहे हैं कि यूपी नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटाया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाला। खुले नाले में कार गिरने से डूबकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई। जी, तो तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। इसमें मेरठ मंडल कमिश्नर, मेरठ जोन एडीजी और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर होंगे। वो युवा देख रहे हैं और वो जो नाला है वो आप देख रहे हैं, जिसमें डूबकर इस युवा इंजीनियर की जान चली गई। एक तरह से इसकी बलि चढ़ी, इसको बलि चढ़ाया गया। आगे हम बढ़े उससे पहले सर मैं उस चश्मदीद का बयान सुनवा देना चाहता हूं, जो इस
पूरे वाकये को अपने तौर से बता रहा है। इसको सुनिए सर आप। मोनिंदर है जी। कल जो हादसा हुआ था, क्या कुछ पूरा हादसा था? आप चश्मदीद हैं, क्या कुछ देखा और आपने बचाने भी उतरे थे, क्या कुछ पूरे मामला रहा, क्या कर? इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो SDRF वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था, मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 1:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। बड़ी बड़ी सस्ती हो गई सर हम लोगों की जान, कुछ है नहीं कुछ कहने के लिए, क्या करें? मयूर भाई, कल ही यही सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, इलाहाबाद के माघ मेले में 3.5 करोड़ लोगों के नहाने का दावा कर रही थी जी। देखिए उसकी प्राथमिकता क्या है कि एक युवा इंजीनियर पानी में गिरा और कहा NCR, वहां जो जिनको बचा, वही मशीनरी है जो इलाहाबाद में या प्रयागराज में महाकुंभ में 3.5 करोड़ लोगों के लिए पूरी व्यवस्था कर रही है। ये अलग बात है कि एक देश के सर्वोच्च संत शंकराचार्य को जाने में रोकने में पूरी जान लगाई उसने, प्रशासन ने। वो प्रशासन उस राज्य का मुखिया अब SIT बना रहा है। कायदे से तो अगर थोड़ी सी भी शर्म होती, अगर भगवा वस्त्रों का थोड़ा सा सम्मान होता, तो आज स्वामी योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए था। नोएडा उत्तर प्रदेश सरकार का वो हिस्सा है जो राजधानी का क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और एक युवा इंजीनियर 2 घंटे चिल्लाता रहा, पूरी मशीनरी देख रही है, कुछ नहीं किया गया। ये इस पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक सीधा तमाचा है। और लेकिन ये तो बेशर्म लोग हैं, एक SIT बन गई, वो युवा उसका घर तो अंधेरे में डूब गया। 2 घंटे तक वो लड़का चिल्लाता रहा जान बचाने के लिए और सब देखते रहे, किसी ने उसे निकालने की कोशिश नहीं की। किसी को पानी ठंडा लग रहा था, किसी के पास साधन नहीं थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता धार्मिक आयोजन है, लेकिन आम आदमी की जान उसके लिए कोई मायने नहीं रखती और उसकी मशीनरी के लिए कोई कानून मायने नहीं रखता। आप देखिए, कहीं भी गड्ढा खोद देते हैं बिल्डर, कहीं भी सड़क तोड़ दी जाती है, उसकी परवाह नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? एक CEO को हटा दिया आपने। नोएडा के बिल्डर कितने पावरफुल हैं, कितने राजनीतिक संरक्षण वाले लोग हैं, उनको सीधा संरक्षण कहां से मिलता है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। अब पूछेंगे तो हाँ SIT जांच कर रही है, लेकिन वो 2 घंटे तक तड़पा है पानी में, तिल तिल मरा है। सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी। और हम विश्वगुरु बन रहे हैं, हम दुनिया के आगे छा रहे हैं और बाबा जी जो है वो दावा करते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में 4 करोड़ लोग स्नान कर गए और यहाँ एक आदमी तड़पता रहा। नोएडा में, ये कोई दूर दराज का, ये कोई ग्रामीण इलाका नहीं था, ये कोई वो बोरिंग नहीं था जिसमें बच्चे गिर गए हों, वो कार गिरी थी, अकेला वो छोटा भी नहीं था, निकाला जा सकता था, लेकिन सब बैठे देखते रहे। तो कायदे से एक CEO को हटाने के बजाय सर सवाल तो ये बनता है ना सर, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि ये ऐसा हुआ कैसे, क्यों? मैं वहां के एक स्थानिक वहां के पत्रकार हैं, उनका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैंने उनकी जो है क्लिप डाउनलोड करके मैं सबको दिखा रहा हूं, तो वो अगर कभी इस वीडियो को देखे तो हमारा ऋण स्वीकार करे।
उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। स्थानिक पत्रकार है वहां के, मेरे ख्याल से वो एक सज्जन है, युवा है। उन्होंने एक बात कही सर, ये बड़ी मजबूत बात कही उन्होंने। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने जो कहा ये सुनने लायक है। वहीं के एनसीआर के कोई एक स्थानिक पत्रकार है हमारे साथी, ये अधिकारियों की वजह से जब तक किसी मासूम की मौत नहीं हो जाती, सिस्टम जागता नहीं है। मेरे पीछे आप ये बोर्ड देखिए, क्या लिखा है? सेफ्टी ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर। सुरक्षा बेहतर भविष्य के लिए एक छोटा निवेश है। अगर ये बोर्ड 3 दिन पहले यहाँ लगा रहता तो 27 साल का जो इंजीनियर है उसकी मौत नहीं होती। दरअसल युवराज यहीं से गाड़ी लेकर सीधा सामने ये जो बेसमेंट है उसमें गिर जाता है और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अगर ये बोर्ड यहाँ लगा रहता, यहाँ बैरिकेड लगा रहता, यहाँ रिफ्लेक्टर लगा रहता तो युवराज की मौत नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कैसे एक मौत के बाद सिस्टम जागा। और सबसे बड़ी बात है, सिस्टम अभी भी उन दोषी अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहा है जो असली में इस युवराज के मुजरिम है। छोटे मछली पर एक तरीके से कह रहे हैं पहरा डाल रहे हैं, उन पे शिकंजा कस रहे हैं, मगर जो असली चेहरे हैं उनको बचाया जा रहा है। और ये बोर्ड निशानी है कि अगर ये बोर्ड पहले लग जाता तो आज युवराज हमारे बीच जिंदा रहता। CS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कोई कंपनी है, इसका वो अभी बोर्ड लगा है वो। और ये हमारे जो पत्रकार साथी है वहां के, उन्होंने जो कहा बड़ी सही बात कही ना सर। ये तो होना ही नहीं चाहिए था ना। अब तो आप CEO बदल दे, ये कर दे, वो कर दे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं मयूर भाई, मैं पिछले सप्ताह नोएडा में था, निकलना हुआ मेरा 2-3 बार। मैं एक बात कह रहा हूं कि जहां फुल स्विंग पे चारों तरफ काम चल रहा है, बिल्डर काम कर रहे हैं, सारे प्राइवेट बिल्डर हैं, सब काम कर रहे हैं, वहां मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? कि बिल्डर भाई, जो नियम है कि अगर आप खोद रहे हो तो आपको बैरिकेडिंग करनी है, आपने अगर वहां पर गड्ढा खोदा है या बेसमेंट बना रहे हो तो उसके आसपास आप गार्ड तैनात करोगे कि भाई इधर से रास्ता बंद है, यहां दीवार बनाओगे। इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? सरकार का कोई महकमा होगा ना। जो CEO नोएडा का है उसको पता होगा ना कि ये मॉनिटरिंग का काम किसका है। जी बिल्कुल। फायर अफसर कहाँ है? अगर आग लगे और 2 घंटे वो कहें इतनी बिल्डिंग ऊंची है, उसके बाद क्या बचेगा? कायदे से तो सबसे पहले वही बात आती है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेजेडी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। नोएडा छोटी मोटी जगह नहीं है, अरबों खरबों का कारोबार हो रहा है, सबके स्टेक वहां पर है। उसके बाद और कायदे से अगर नहीं है तो SP, CEO, फायर अफसर सबको बर्खास्त करो। एक जान इनके लिए कोई मतलब नहीं रखती है। क्यों? एक और चीज है, पुलिस कहाँ लगी है? पूरे प्रदेश की पुलिस प्रयागराज में लगी है, क्योंकि वहां करोड़ों लोग पहुंच गए। महत्वपूर्ण क्या है? गंगा, मैं पैदा हुआ हूं उत्तर प्रदेश में और बरसों से, जाने सदियों से गंगा के किनारे माघ मेले लगते आ रहे हैं। जहां जहां छोटे छोटे जगहों पर भी लगते हैं, प्रयागराज में संगम है इसलिए ज्यादा बड़ा लगता है। पर भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक तरफ क्रेडिट ले रहे हो कि 3.5-4 करोड़ आए, आपने सारी ताकत वहां झोंक दी, और वो इलाका जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है, वहां बेसिक कम्युनिटीज नहीं दे पा रहे हो, मूलभूत सुविधा। कि अगर कोई तालाब में गिरा है और सब देख रहे हैं बैठे, बोले ठंडा पानी में नहीं जाऊंगा। जिन्होंने ये सब बातें की हैं वो पूरी टीम तत्काल बर्खास्त होनी चाहिए। ऐसे लोग सरकारी सेवा में रहने के लायक नहीं है। लेकिन इनके ऊपर जो सबसे ऊपर है, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। उस एरिया का इंचार्ज मिनिस्टर बिल्कुल कौन है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये है वो। अब कैंडल मार्च कितनी भी निकाल दो, क्या कैंडल मार्च निकालेंगे हम भी, जो है वो लोग भूल जाएंगे हफ्ते 10 दिन में। उसके बाद इनको वही करना है जो करते रहेंगे। तो देश के हाँ ये हालात है, हम इस पर ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अब बात कर लेते सर, वो जो आए हैं UAE के मुखिया, उनकी थोड़ी बात कर लेते है ना, क्योंकि ये दृश्य भी जो है, अब ये बड़ा चढ़ा के इस पर जो है बात हो रही है कि भाई मैं मेरे भाई को लेने के लिए गया और ऐसे, मतलब ये सब विजुअल हैं, सब देखिए, बाह फैला के गले लगे उनको, ये है ना। ये मोहम्मद, इनका आगे पूरा नाम तो मुझे याद करना पड़ेगा फिर। हाँ, बहुत लंबा नाम है इनका। अब ये नया शुरू किया है, हर एक के साथ गाड़ी में शूटिंग होता है, गाड़ी में बैठ के शूटिंग होता है ना, वीडियो उसकी बनती है, वो लिमोजिन में इतना तो हो सकता है ना। हाँ 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 हाँ।
ये सब अब ये यहाँ बरेली का ही घटने का हमने बात की थी ना कि वो 12 मुसलमानों को नमाज पढ़ते पढ़ते उठा के डाल दिया जेल में। घर के अंदर पढ़ रहे थे, वो अपने घर के अंदर पढ़ रहे थे। या तो ये कौन लोग हैं और ये इनसे इतनी मोहब्बत तो उनसे इतना नफरत क्यों? ये हम समझ नहीं पा रहे सर, कोई नहीं समझ पा रहा है। नहीं, अब यही देखिए कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल, ये वो खुद कह रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ के मैं अपने भाई का स्वागत करने आया हूं, और जी। उनके इसी भाई का स्वागत पिछले 26 दिसंबर को पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और मुनीर ने किया था, सेना अध्यक्ष ने किया था। तो आप देखिए क्या 26 दिसंबर से और आज 19 जनवरी तक ये जो करीब करीब 25 दिन का 24-25 दिन का जो है, उसमें क्या ऐसा कुछ बदल गया कि वो आदमी जो वहां शहबाज का भाई था, यहाँ नरेंद्र मोदी का भाई हो गया और सारे प्रोटोकॉल टूट गए? और यहाँ जो जिनको वो सज्जन अपना भाई मानते हैं या धर्म के हिसाब से सब भाई भाई हैं, उनको आप उनके घर में नमाज पढ़ने पर अरेस्ट कर रहे हो। अब्दुल कयूम स्कूल बनाता है गांव के बच्चों के लिए, उसका स्कूल तोड़ देते हैं बिना किसी कारण के। वो उन भाइयों का क्या होगा? उन भाइयों के बारे में कभी सोचा जाएगा? और इसके अलावा अभी तक जो भाई जो घुसपैठिए जिनको आपने निरूपित किया, आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बंगाल से दूसरे राज्यों में जाके बस गए उड़ीसा में, और उनको जबरदस्ती बांग्लादेश फेंक दिया गया है। उनके परिवार बांग्लादेश में है, वो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, उनको बांग्लादेश फेंका है, ना बांग्लादेश उन्हें अपना मान रहा है। यहाँ लोग परेशान है, वो सीमा के उस पार हैं, ये सब घुसने नहीं दे रही। वो किसके भाई है? सिर्फ और सिर्फ नाम देख के, धर्म देख के आप एक तरफ लोगों को वो कर रहे हैं। बांग्लादेशियों को लाइए, उनकी पहचान देश को बताइए। लेकिन कोई भी बंगाली बोल रहा है, मुसलमान है, वो बांग्लादेशी नहीं है। हर कोई बांग्ला बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं है। भारत में बड़ी संख्या में है और इस पर कोई वो नहीं है। और ये मुहिम कौन चला रहा था? यही महामहिम चला रहे थे अविनाशी जी साहब। अब बंगाल में चलेगी, बिहार में उसको पूरा करने के बाद यही जो है यही मुहिम चलेगी कि ये घुसपैठिए 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 और घुसपैठिए। तो ये कौन है जिनके लिए आपने बाहें फैलाई? इनके साथ अपना रिश्ता जो है, आप भाई का रिश्ता बता रहे हो, तो अपने देश के लोगों के साथ दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो? उन्हें दूसरे देश का क्यों बना रहे हो? या तो सबूत लाओ या ऐसा मत करो, यही कह सकते हैं। बिल्कुल यही कह सकते हैं। मयूर भाई, ये बहुत खराब स्थिति है। वो लोग बॉर्डर पे बांग्लादेश उन्हें अपना नहीं मान रहा है और हम उन्हें अपना नहीं मान रहे। बताया ये जा रहा है, मेरे पास जो थोड़ी जानकारी बता दूं कि अपने प्रधानमंत्री निवास स्थान पर ले गए इनको और वहां फिर से उनका जो है स्वागत किया। और हमारे यहाँ गुजरात में एक संखेड़ा करके जगह है, वहां के ये झूले वूले और ये सब जो है बड़ी बारीक नक्काशी वाले सब होते हैं, बड़े सुविख्यात है। तो बताया जा रहा है कि गुजरात का बड़ी अच्छी नक्काशी वाला एक झूला जो है उस पर बैठे भी, जैसे वो नहीं बैठे थे वो शी जिनपिंग के साथ, वैसे ही बैठे और फिर वो झूला जो है उनको भेंट दिया, उनको गिफ्ट किया। और कश्मीर की पश्मीना जो वो शॉल बनती है जो माँ के लिए वो भी उनको भी दी और उनकी माताजी के लिए भी दी। और जो केसर होता है हमारे कश्मीर में से निकलता है, वहां से जो कस्तूरी से, कस्तूरी नहीं सॉरी केसर जो पकता है वहां पे, हाँ लाल केसर, तो सेफ्रॉन जिसको कहते हैं, तो वो भी उनको जो है भेंट दिया। अब ये अच्छी बात है, अब तो अच्छी बात है, कहीं बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं तो लोगों को बाहर से बुला रहे हैं। अभी वो ये गाजा पीस वाले मामले में इनको न्योता मिला है, लेकिन वहां तो शहबाज शरीफ को भी मिला है। अब पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। उसमें दो चीजें हैं मयूर भाई, उसमें दो चीजें हैं। एक शॉर्ट टर्म है जिसमें पैसा नहीं लगेगा, लॉन्ग टर्म वाले में 9,000 करोड़ पैसा भी देना पड़ेगा। हाँ पैसा लगेगा उसको। तो अब खुद कटोरा लिए घूम रहे हैं, उसके लिए फिर क्या करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है।
और दूसरी बात जो कही, पश्मीना कश्मीर से, केसर कश्मीर से, तो कश्मीर की ये चीजें आप यूएई तक पहुंचा रहे हैं, उनके राजा के घर पहुंचा रहे हैं, लेकिन कभी उन कश्मीरियों पर देख लो जो ये पश्मीना उत्पादन कर रहे हैं, जो केसर पैदा कर रहे हैं, उनके हाल भी देख लो। उनके साथ तो आपने ये किया कि वैष्णो देवी का मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया क्योंकि 42 मुसलमान वहां थे। तो ये क्या है भाई? ये जो जिसको कहते हैं भाईचारा है, ये बड़ा सिलेक्टिव है। मैंने तो अपने जीवन में पहली बार ऐसा भाईचारा देखा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसका कोई एजेंडा समझ में नहीं आ रहा है। विदेश विभाग की ओर से भी जो बताया जा रहा है वो ये है कि संभावना व्यक्त की गई है कि दोनों बड़े नेताओं के बीच में व्यापार, इन्वेस्टमेंट, संरक्षण सहयोग, ऊर्जा और दुनिया से जुड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई बड़ी बातचीत या तो डील हो सकती है, ऐसी बात है। मतलब कि शाम को 6 बजे निकल चुके हैं वो। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो बात आ रही है वो ये कि भाई हो सकता है कि दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट की प्रवर्तमान परिस्थिति पर चर्चा की होगी, क्योंकि ये मोहम्मद, जो इनका नाम मैं पूरा बोल दूं आप, ये इनका नाम है, नाम तो पूरा बोलना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान साहब, यूएई के राष्ट्रपति। ठीक है, अब ये इस जैसे मौके पे आए हैं तो ये ये कहता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहता है कि पश्चिम एशिया में स्थिति काफी संवेदनशील है, तनाव बना हुआ है, यमन में भी यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में तनाव चल रहा है। ये एमईए का मैं वर्जन कह रहा हूं। तो दोनों देश, मतलब हम और यूएई जो देशों का समूह है, वो ऊर्जा आती है तो समझ में आता है। ऊर्जा सुनते तो कौन सा नाम आता है हमारे दिमाग में? एनर्जी में कौन है, ये समझ लीजिए आप। तो ऊर्जा को लेकर जो है वो मजबूत भागीदारी है। इसके साथ साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को से भी जो है अच्छे संबंध बने हैं। और ये मुलाकात भारत और यूएई की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाने और एक दूसरे के हित जो है, इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए प्रादेशिक और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग के नए रास्ते। अब ये नए रास्ते क्या होते हैं अभी भी तो होके आए हैं वो यूएई। अभी यूएई तो होके आए थे, कहाँ होके आए थे वो? सऊदी अरब गए थे। हाँ सॉरी, सऊदी अरब गए थे, सऊदी अरब गए, सॉरी, हाँ बात कर रहा हूँ, गलती हो गई। हाँ, यूएई के साथ तो इतनी चीजें हो गई, लेकिन ईरान से आप चाबहार छोड़ के भागे हैं, अभी चुपचाप भागे हैं। जहां बहुत बड़ा स्टेक था भारत का, वो आपने किसके डर में छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? जिस भाई का इतना दौड़ के आपने गले लगाने की वो किया और पूरी दुनिया को दिखाया, आपने एक्स पर भी डाला। आप ये भी तो बताइए कि भारत के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा समझौता था, उसको आपने रातों रात किसके डर से आपने विड्रॉ किया है? क्यों पीछे हटे हैं? ये भी बता देते देश के लोगों को, तो उन्हें लगता कि एक भाई आया है तो दूसरे भाई, क्योंकि अगर ये यूएई के सम्राट या बादशाह या सुल्तान अगर भाई हैं तो ईरान से अभी फिलहाल भारत की कोई दुश्मनी तो है नहीं। वो भी उनके साथ बड़ा स्ट्रेटेजिक समझौता था, उसके जरिए आपको अफगानिस्तान को सीधी एक्सेस मिल रही थी, बहुत सारी चीजें थी जो हमारे सामरिक महत्व की चीजें थी। लेकिन हम कहां से हटे हैं? हमने कई जगह छोड़ी हैं। पिछले दिनों, पिछले कुछ महीनों में भारत ने कई इंपॉर्टेंट सैन्य अड्डे छोड़ दिए हैं, उन पर कोई बात नहीं हो रही है। तो ये जो चीज है कि ये देखिए, गोदी मीडिया तो कुछ बताएगा नहीं, और जो बात आपने एनर्जी की कही, एनर्जी में कौन कहां क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। और कैसे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जो है दबाव बना रहे हैं कि पुतिन को छोड़िए। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, थोड़े दिन पहले ही पुतिन भारत आए थे, तब भी इसी तरह का वो हुआ था, दौड़ के गए थे और प्रोटोकॉल तोड़ा था। तो ये जो है, ये जो जिसको कहते हैं कि ड्रामा, सीधे सीधे कहते हैं ड्रामा,
ये ड्रामा जी करना कि दौड़ के जाना, फिर गाड़ी में बैठ के आना, और क्या गाड़ी की मतलब रील बनवाना, जी ये जनता को अच्छी लग सकती है, अंधभक्तों को अच्छी लग सकती है, लेकिन देश हित में इसका आउटकम क्या है? 90 मिनट जी में वो सुल्तान क्या करके गए, आपको क्या देके गए, या आपने उन्हें क्या दिया, क्या हासिल? हम ये पक्का है कि हम उन्हें बहुत कुछ निर्यात करते हैं, हमारा बड़ा व्यापारिक रिश्ता है, लेकिन थोड़ा बता देते, ये होगा होगा होगा, भविष्य में ये होगा, ये सब चीजें जो आ रही हैं ये तो होगा, लेकिन आज क्या हुआ? जिस तरह वो आपने बात नहीं होती सर, वो बात नहीं होती है। नहीं, अगर जिस तरह प्रोटोकॉल तोड़ा और आपने ट्वीट किया, अरे तो एक बार खुद ही लिख देते कि मैंने ये किया है, क्योंकि मीडिया से तो आप बात करेंगे नहीं, मीडिया के सामने आप आएंगे नहीं, उसके लिए आपने मिस्री को रखा हुआ है। वो मिस्री बेचारे क्या जवाब देंगे जब वो थे नहीं? अब तो वो मिस्री कम आ रहे हैं, अभी वो जायसवाल साहब ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, वही जायसवाल और मिस्री दोनों लोग वो तो वहां थे नहीं, तो क्या बताएंगे? और मयूर भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो फिर वही बात आती है, ये जो नौटंकी, ये जो नाटक आप कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई चीज छुप जाएगी, चाह बाहर से आप हटे, ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, विजुअल मीडिया ने तो उस पर बात ही नहीं की। इकोनॉमिक टाइम्स में सबसे पहले खबर छपी थी और उसके बाद खंडन आज तक नहीं हुआ है कि हम नहीं हटे, और घोषणा भी नहीं की कि हम हट गए हैं। तो ये जो चीज है, ये जो आप 56 इंच का सीना बताते थे, वो 6 इंच से भी कम हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये इस पर भी कभी बोलिए तो अच्छा लगेगा, अच्छा भारत की लगेगा, बहुत जनता, सही बात है। और इससे अब्दुल भी खुश होगा और नमाज पढ़ने वाले भी खुश होंगे कि उनकी बात हुई। उन्हें बिल्कुल सही बात घुसपैठिया बता रहे हो आप अपने लोगों को, और इनके लिए बाहें फैला रहे हो, ये तो बस सर एक एक चीज बड़ी है, अचानक से अभी बात करते करते मेरे सामने एक एक फ्लैश आया है, मुझे बड़ा अजीब लगा है। हालांकि इस बात का हमारी अभी की बातचीत से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बताने का मन हो रहा है। बात ये है सर कि अभी अभी जो खबर आ रही मेरे सामने वो ये है कि हमारे गुजरात के सूरत शहर में जो किंग कोबरा नाम का जो सांप होता है, उसका जो जहर होता है वो बड़ा बेशकीमती होता है उसका जहर, और सूरत में से 6.5 ml जहर पकड़ा गया सर। इसकी कीमत होती है 6 करोड़ रुपया। और अहमदाबाद का कोई सुनार था, उसने ये जहर जो है कुछ लोगों को प्रोवाइड करवाया, और बताया जाता है कि जो रेव पार्टीज और ये सब होती है उसमें इस जहर का नशा होता है सर। और 7 लोगों की जो है वो सूरत की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो होता है एसओजी उसने की है, और कुल इसकी वैसे कीमत है 5 करोड़ 85 लाख। और ये बेचने की फिराक में थे 9 करोड़ रुपए में। इसका क्या करे? गजब है। लेकिन अब आप देखिए, अब आपने कहा तो मैंने भी खबर सुनी थी अभी कि शायद सूरत में हुआ है कि शराब पीकर एक आदमी कल रात को 12-13 लोगों को कुचल दिया। नहीं, ये तो अहमदाबाद का है हमारा, अहमदाबाद का, सॉरी। हाँ, वो तो हर दिन की खबर है ना सर, वो तो हर दिन की खबर है। आप बताइए कि शराब बंदी है गुजरात में, वहां महात्मा गांधी, वो कहने को है सर, कुछ नहीं ऐसा कुछ है नहीं। यही है ना कि साहब बापू का राज्य, शराबबंदी, और वहां शराब पी के एक आदमी रात को कुचल रहा है। ऐसे में अगर कोबरा का जहर निकाल कर बेचने लगे लोग, वो भी गुजरात में, तो ये भी एक तरह का बड़ा इनोवेशन है। और रेप पार्टीज में तो ये बहुत पुरानी परंपरा है, पहले विषकन्याएं तैयार की जाती थी राजे महाराजाओं के पुराने जमाने में, जो उनको सांप से कटवाया जाता था और जिनके जरिए राजाओं की हत्या कराई जाती थी या बादशाह मरवाए जाते थे, बड़े बड़े काम होते थे उन विषकन्याओं से। तो सांप का जहर, इसका इस्तेमाल बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन आज की तारीख में लोग स्वेच्छा से नशे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो तो रहा है लेकिन रेयर है, और इतनी बड़ी तादाद, मतलब ये बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ है। ये अगर आपने जिक्र किया तो मैंने वो दृश्य दिखा दिए
वो कहा ना आपने, नौ देखिए- नौ नौ गाड़ियों को, ये जो देख रहे हैं वो आदमी जो है वो गाड़ी ये चला रहा था, वो खड़ा हाँ। होने की उसकी हैसियत नहीं है, 9 गाड़ियों को ठोका है उसने। अब देखिए आप, ये नए तरीका का जो है ना, ये शराबबंदी है, ऐसी बिहार में है। ये हमारे शीलज वाला जो रोड है हमारा अहमदाबाद का, वहीं की घटना है ये, एसपी रिंग रोड की घटना है इस ये, पर बताया जा रहा है। भूपेश पटेल से कभी कोई पूछेगा? गुजरात सरकार से कभी पूछेंगे? सुना है आपके गृह मंत्री ने जनता को दिल दे दिया है, हाँ, उनका भी दिल दे भाषण, तो उनका दिल कहाँ है? किस जनता को दिया है? इनको दिया है क्या, जो बिल्कुल मस्ती में उस दिल के नशे में ये घूम रहे हैं? गृह मंत्री का दिल मिल गया है इनको। ये देखिए वो जो आदमी खड़ा हो रहा है वो 9 वो गाड़ी चला रहा था और उसने आते वक्त रास्ते में 9 गाड़ियों को ठोका है। गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई, वैसे जान आए दिन चली जाती है लोगों की। अब अरे ये कल चड्डी पहन के फूल खिलाए निकल पड़ा है पी के। और यही और कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऐसे ही हुआ है, 13 लोगों को कुचला, 5 मर गए, हाँ। वो भी नशे में। तो ये जो है, ये जो चीजें हैं, वहां भी शराबबंदी की बात, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कहते हैं कि शराब का कारोबार रोकेंगे, धार्मिक शहरों में नहीं बिकने देंगे। दरअसल क्या है मयूर भाई कि जो मैं कहता हूं, मैं फिल्म का डायलॉग है ना, वो मैं कभी नहीं करता हूं। ये चीजें जो हैं, ये फिल्म का डायलॉग मुझे लगता है कि मोदी जी ने आत्मसात कर लिया है, और फिर उनके मार्गदर्शन में सरकारों में बैठे लोग या उनके द्वारा अपॉइंट किए गए लोग उस सिद्धांत को पूरी तरह मानते हैं। अन्यथा आप देखिए क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी भी जो बात है वो आपने एक दृश्य देखा, प्रधानमंत्री दौड़ते हुए जा रहे हैं। दूसरी खबर, बरेली में 12 लोग घर में नमाज पढ़ते हुए गिरफ्तार किए गए। बैतूल में एक स्कूल इसलिए तोड़ा गया कि एक मुसलमान ने बनाया था। और वही चीज है कि जब हम बात कर रहे हैं विश्व बंधुत्व की, और कल हमारे संघ प्रमुख ने एक भाषण दिया था, मैं सुना देता हूं, मैं सुना दूं, मैं अभी उस पे ही आ रहा था। उसको देखिए आप कि धर्म चला रहा है, मुझे और नरेंद्र मोदी को धर्म चला रहा है। बिल्कुल मैं सर सुना देता हूं अभी, बिल्कुल वो उसको ये सुना, रहा। फिर अगली बात सुनिए। करें कि वो कितने बड़ी चीज है, नरेंद्र भाई ये को, धर्म से चल रहे हैं। मुझको या हमारे जैसे अनेक लोगों, मुझको या हमारे जैसे अनेक लोगों, नरेंद्र भाई को, मुझको या हमारे जैसे अनेक लोगों को ड्राइव करने वाली एक ही शक्ति है। आपको भी वही शक्ति ड्राइव कर रही है। वो शक्ति जहां ड्राइव करती, उस गाड़ी में हम बैठे तो हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। उस ड्राइवर का नाम है धर्म। अब ये है, अब वो कौन सा धर्म है? शंकराचार्य, मतलब कि जैसे वो सवाल होता है ना कि ये कौन है, मतलब ये क्या पद रखते हैं हिंदू सनातनी धर्म परंपरा में, व्यवस्था में? ये जो महाशय है इनका क्या पद है? ये कौन से परंपरा को का निर्वहन करते हुए चल रहे हैं? शंकराचार्य तो चल रहे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा का। और लोग जब कहते हैं, ये कुछ नफरती चिंटुओं ने, पापा की परियों ने, परिंदों ने अपने पर फड़फड़ाए थे और कहा था कि रथ, अरे रथ नहीं होता, इनकी पालखी होती है छत्र के साथ। हाँ। और अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मैं ये एक वो दृश्य दिखा देता हूं 2024 का, जहां वो एक आदि गुरु शंकराचार्य जी को बुलाया गया था मुकेश अंबानी के एक कार्यक्रम में, मेरे ख्याल से शादी या कुछ ऐसा मामला था, और वहां पे प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे। और वहां देखिए कि शंकराचार्य कहां बैठे हैं, किस पर बैठे हैं और कैसे बैठे हैं, ताकि समझ में आ जाए आपको। ये देखिए प्रधानमंत्री, जब ये इनका अलग से पालकी छत्र वाला सिंहासन लगता है, ये सनातनी परंपरा का प्रतीक है। वो चाहते तो बड़ी सोफा सेट में, बड़ी चेयर में, बड़ी, इसमें नहीं बैठेंगे, वो ऐसे ही बैठेंगे, उनके छत्र रखे जाएंगे, बगल में जो है उनके शिष्य होंगे, वो उनके साथ रहेंगे। और ये परंपरा है जो आदिगुरु शंकराचार्य के बाद शुरू हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि
हाँ मतलब कुछ लोग ने कहा कि ये अगर शंकराचार्य जो हैं तो मतलब कोई चमत्कार की बात करता है। अरे भाई, अब ये पढ़े लिखे विद्वान लोग होते हैं, ये चमत्कार और पाखंड की बात नहीं करते। ये वेद उपनिषद, उसके ऊपर लिखी टीकाएं, सांख्य, मतलब द्वैत अद्वैत से लेके हर चीज, ये लोग जो हैं पढ़े लिखे, व्याकरण से लेके हर चीज, योग से लेके हर चीज, इनकी पढ़ाई बकायदा होती है। ये वो साधु या वो नहीं है जो आपको कहीं भी जो है वो दिख जाते हैं। शंकराचार्य की पदवी या शंकराचार्य की उपाधि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा नहीं लेता है भाई। उसके लिए बड़ी एक शिक्षा होती है, शिक्षा होती है, परीक्षण होता है, उसके बाद इनको बता। वो कोई चमत्कार हवा में जो है जादू करके कुछ निकालने वाला या ऐसे यूं करके फोन करके किसी सेनापति से बात करने वाले नहीं होते हैं ये। मयूर भाई, ये सबसे बड़ी समस्या है कि आसाराम और राम रहीम के चक्कर में, क्योंकि प्रधानमंत्री इन दोनों के वो बहुत मानते रहे हैं, तो अब जो उनकी जो नई फौज है भक्तों की, वो सिर्फ चमत्कारी, हाथ उछाल के सिक्का पकड़ने वाले और राख निकालने वाले और भेंट देने वालों को ही। ये ऐसे है सर, ये जो हनुमान कथा हो रही है ना अभी बांदा में, मैं वही कह रहा हूं कि मैंने देखा हाँ, करोड़ों रुपए खर्च होता है, करोड़ों ये रुपए ऐसा नहीं होता। शंकराचार्य ये नहीं करेंगे कभी, कभी नहीं करेंगे, वो ये कभी नहीं नहीं होता है करेंगे। वहां पे। उन्होंने कई बार ये जो कर रहे हैं उनके ऊपर सवाल उठाया है। मैं जो हाँ, बात कर रहा था कि मोहन भागवत जी ने कल अपने भाषण में एक बात और कही थी कि भारत को जब तक संतों और ऋषियों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, वो धर्म के रास्ते पे चलता रहेगा और विश्व गुरु बना रहेगा। तो भाई भारत विश्व गुरु बना है, ये तो कल पता लगा। और अगर संत, कौन सा धर्म, वो धर्म जो नरेंद्र मोदी और भागवत को चला रहा है वो धर्म, या वो धर्म जिसके रास्ते पर शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद जी या अन्य शंकराचार्य चल रहे हैं। क्या हुआ है आज अभी तक 24 घंटे होने के बाद भी, कल जो कुछ हुआ, अभी शंकराचार्य धरने पर ही है मेरी जानकारी के मुताबिक। कह नहीं सकते कि क्या स्थिति है, वो उनके साथ क्या हुआ है और कहां पर वो हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी ने मुंह नहीं खोला, शंकराचार्य का अपमान हुआ। अब जिस तरह से अफसर बात कर रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ा और सब, और शाम को जो हुआ है मयूर भाई, आगे की बात करने से पहले आपको बताएं कि प्रेस के डर के मारे पुलिस अफसर भागने लगे। हाँ, जो बिल्कुल। जो मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए जब जा रहे हैं शंकराचार्य, तो वो अपनी परंपरा के मुताबिक जाएंगे, वो अपनी पालकी में जाएंगे, छत्र होगा, उनकी व्यवस्था होगी। और उन्होंने कहा है, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है, जो बातें पिछले आज दोपहर को शंकराचार्य जी ने मीडिया से कही हैं, वो बहुत जरूरी है। अब आप उन्हें सुनेंगे तो समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत कौन से धर्म पर चल रहे हैं, इनको ड्राइव कौन सा धर्म कर रहा है। इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, और जो शंकराचार्य जी ने आरोप लगाए हैं वो सुनिए आप, जो उन्होंने कहा है। पहला उन्होंने कहा कि मैं गौहत्या का विरोध कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी गौहत्या की समर्थक है, इसलिए मेरे साथ ये किया गया है। एक चीज। दूसरी बात उन्होंने कही कि कुंभ के दौरान, महाकुंभ में भगदड़ हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे थे, सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने झूठे आंकड़े दिए थे और बाद में प्रमाणित भी हो गया था। कुंभ के दौरान जबरदस्ती प्रशासन ने सन्यासियों को नहलाना शुरू किया पकड़ पकड़ के, उसके बाद भगदड़ मची और लोग मरे। ये बात मैंने उठाई इस वजह तो से। शंकराचार्य की हत्या की साजिश की भी बातें हो रही है। नहीं, उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा, अब आप सुनिए। पहली बात उन्होंने कही कि मुझसे कहा गया, जब पहले पुलिस वाले पहुंचे, बोले हम आपकी, उन्होंने कहा है एक क्रम के साथ बता दें, उनका 3 दिन पहले हमने व्हाट्सएप पे बता दिया कि हम स्नान करने आएंगे। अब क्या परमिशन लिखित मांगेंगे? जो करोड़ों लोग आए, क्या लिख के लाए थे कि हमें परमिशन दो नहाने की? उसके बाद पहले पुलिस टीम मिली, उन्होंने कहा हम आपको ले चलेंगे और आपको नहला के लौटाएंगे। आखिर में एक जगह जाके बैरिकेड लग गया और वहां के बाद ये कहा गया पालकी से उतरो, पालकी से उतरो। शंकराचार्य जी को आशंका है, उनका कहना है कि इनकी तैयारी ये थी
कि पालकी से मैं उतरूं और भगदड़ मचे, मेरे साथ मेरे कुछ साधु कुचल के मार दिए जाएं, क्योंकि वहां पूरी पुलिस मौजूद थी सिविल ड्रेस में, और उसके बाद भगदड़ में मर गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही कह रहे हैं कि मैं गौहत्या का विरोध कर रहा हूं। मैंने कहा है कि कुंभ में लोग मरे थे, उसकी गलती पुलिस की थी। और अभी भी जो काशी में हो रहा है, कैसे मणिकर्णिका घाट पर जो है, मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ हुई और जो कुछ किया गया है, तब उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर बनारस में कॉरिडोर बना है तो सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हैं, 500 से 1000 साल पुराने मंदिर तोड़े गए हैं, उनकी भी बात करिए। तो इन सब चीजों को उठा रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। इसकी वजह से ये सब किया गया है, जानबूझ के अपमानित किया गया है। और ये कैसे प्रमाणित होता है? शंकराचार्य जी ने जो बात कही, अब आप सुन लीजिए। पहली बात गोहत्या की। भोपाल में सरकारी स्लॉटर हाउस में 260 गायें मारी गई हैं। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की अभी कोई कहीं चर्चा हो रही है क्या? अगर कहीं कोई अब्दुल एक गाय ले जाता हुआ मिल जाता है तो मॉब लिंचिंग हो जाती। यहाँ भोपाल में वो आदमी है जिसका नाम असलम चमड़ा है, जो किराए पे लेके वो चला रहा था, सब मिली भगत है। करोड़ों रुपए की वो संपत्ति है, सरकार की संपत्ति, किराए पे किसी और के पास है। कह दिया गया पीपीपी मॉडल, और 260 गाय मरी। सारा सिस्टम सब शामिल है। किरण रिजिजू तो कहते हैं कि हम खाते हैं, लेकिन भोपाल में यहाँ तो गौ पालक भगवान कृष्ण के यदुवंशी मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी जबान नहीं खुली, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला है। शहर में गाय मरी, अभी तक गाय काटने की खबरें आती थी तो उसमें अब्दुल पकड़ लिया जाता था, लेकिन यहाँ तो सब शामिल है। और यही बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी गोहत्या करवा रही है, उसका बदला लेना है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस तरह प्रशासन ने अपमानजनक ढंग से शंकराचार्य पर आरोप लगाए, कमिश्नर कहती कि उन्होंने बैरिकेड तोड़े, शंकराचार्य ने गाली दी। कहां से? क्या आप लेकर आए उनको? आपने कहा हम ले चल रहे हैं, अचानक ये क्या हुआ कि बैरिकेड लगा, तो स्वाभाविक गुस्सा आएगा। जो लोग वहां से लेके आए थे, जो पुलिसकर्मी उनको लेके आए थे, उनके साथ थे, वो कहां चले गए? अब जब अगर उनके साथ चले सन्यासियों ने, संतों ने रास्ता खोला, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक शंकराचार्य, ये कौन सा धर्म है? ये नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का धर्म नहीं है, ये इस भारत का भी धर्म नहीं है, भारत की सनातनी परंपराओं का भी पालन नहीं है। भारत के धर्म में शंकराचार्य जो है, सनातन धर्म में सर्वोपरि है। और जो लोग ये सोचते हैं कि शंकराचार्य चमत्कार दिखाएं, तो वो ऐसे लोग वज्र मूर्ख हैं, उन्हें संस्कृत, भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है। नहीं, अब ये मूर्खता की बात हो रही है तो मैं वीडियो दिखा रहा हूं सर आपको, है ना। ये क्या है पता आपको? ये डस्टबिन है जिसमें लिखा है यूज मी। हाँ, दिख रहा है। उसके ऊपर किसी ने फूलों का गुच्छा रख दिया, लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। एक जमाने में मयूर भाई, एक बड़ा तरीका था कि जहां लोग जगह खाली कराना चाहते थे, कचरा पड़ा है, तो वहां जाके वो भैरव को बैठा देते थे। बोलते अपन ने कचरा भैरू रख दिया है। थोड़े दिन में लोग वहां एकदम अपने आप लोग डर के मारे बंद कर देते थे और वो जगह हो जाता था कि साफ हो गई, खाली हो गई। तो ये कचरा भैरू जो है, ये भारत में, अब जैसे कल आपने दिखाया था कि कुत्ते को 21 लाख का चढ़ावा कल तक था, आज तक पता नहीं क्या हुआ होगा। तो मूल बात यह है कि जहां पर शंकराचार्य जी ने बात कही, सवाल वहीं आता है। संघ प्रमुख ने, शंकराचार्य जी ने जितनी बातें कही, उसके बाद अगर इतना ही आप भगवान को लाए, देश के प्रधानमंत्री, आप तरह तरह के कपड़े बदलते, अभी आपने अपमान दिवस को स्वाभिमान दिवस बनाया, आप केदारनाथ जाते हो, आप काशी के घाट पे काले कपड़े पहन के नहाते हो, सारे काम करते हो, तो क्या एक शंकराचार्य के ऊपर इतना हुआ? और अब तो 24 घंटे से ज्यादा हो गए, कोई नहीं बोला। मुख्यमंत्री जो खुद सन्यासी बताया जा है, रहा है भूखे हैं, प्यासे हैं, मौन, मतलब बिल्कुल वहीं उसी स्थान पर अड़िग हैं, उसी में बैठे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि अब फुटपाथ पे ही बैठूंगा, जहां पुलिस उन्हें छोड़ आई है उसी पालकी में बैठे हुए हैं, जहां उनका चित्र तोड़ा गया। सबसे बड़ी चीज यह है कि ना मुख्यमंत्री बोले हैं, ना
प्रधानमंत्री बोले हैं, और ना ही धर्म की दुहाई देने वाले संघ प्रमुख बोले हैं। आप हिंदुओं के अपने आप को, आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाने चले हो, आप मणिपुर जलवाते हो, आप पूरे देश में अब्दुल को निशाना बनाते हो, ठीक है, फिर शंकराचार्य को निशाना क्यों बना रहे हो आप? या आपने क्या, जैसे आपने पैरेलल बीजेपी बनाई, क्यों? क्योंकि आपको इस बीजेपी के जरिए देश पर हिंदू राष्ट्र बनाना है देश को। जो काम लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया, शुरुआत की थी, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं गए जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और आप उसी एक धर्म से दोनों चल रहे हो। तो फिर अगर आपका एजेंडा यही है कि आपको देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और ऐसा धर्म चलाना है, तो फिर ये शंकराचार्य का जो अपमान है, या तो इसको मान लीजिए कि आपने करवाया है, आपके इशारे पर हुआ है, अन्यथा कुछ बोलिए, बताइए कि ये वही ऋषि हैं, ये वही संत हैं जिनके मार्गदर्शन में, जिनका मार्गदर्शन पाने के बाद भारत विश्व गुरु बना। या तो ये मानिए, या ये मानिए कि आपने अलग व्यवस्था बना ली है, आपका धर्म अलग है। आपका धर्म जो है वो कपड़े देख के पहचानता है, आपका धर्म जो है गिरजाघर में घुस के जो है लोगों को घंटी नहीं बजाने देता है, आपका धर्म हर अल्पसंख्यक को परेशान करने पर है। तो ये अगर आपने धर्म बनाया तो मुझे लगता है कि ये भारत का धर्म नहीं है, और ना भारत में इस तरह की चीज है, और इस पर बोलना चाहिए। जो जहां से आपने शुरू किया था, वो नोएडा की घटना, प्रशासनिक क्षमता दृष्टि से देखें तो इसके लिए मुखिया जिम्मेदार है। नोएडा छोटी मोटी जगह नहीं है, और यहां भी भगवा पहनते हो, अपने आप को संत कहते हो, और आपका प्रिय कौन है? जो करोड़ों की गाड़ियां लेके डांस कर रहा है, वो सतुआ बाबा आपका प्रिय है। ज्ञान का पुंज, ज्ञान के भंडार शंकराचार्य को आप अपमानित कर रहे हो, उनके मुताबिक आप उनकी हत्या की साजिश कर रहे हो। तो वो सतुआ बाबा जो गाड़ी की रफ्तार से सनातन विरोधियों को कुचलना चाहते हैं, जबकि ये शंकराचार्य अपने ज्ञान से सनातन का विरोध करने वालों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं। अब आपका पसंद कौन है? आपका सतुआ बाबा पसंद है, ये बात आपके उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं, और वहां पूरे माघ मेले में सिर्फ और सिर्फ पूरा प्रशासन सतुआ बाबा की सेवा में लगा है। क्यों? कि वो योगी जी का मित्र है, वो दोनों के गुरु थे, और वो मनमानी, मतलब उसकी गाड़ियां जाएंगी हाई स्पीड पे, वो सब कुछ होगा मेले में, लेकिन शंकराचार्य नहीं जा सकते। तो ये नया धर्म आया है, ये जो मयूर भाई जो धर्म है, अब ये हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन से धर्म वाले उसमें आते हैं। हमारे तो ये सर ये नया है, ये तनातन धर्म है, ये तनातन है, ये सनातन नहीं है, और धनाटन है, धन से चलने वाला धनाटन है ये। नहीं, ये तनातन है, मतलब लड़ाओ, टनाटन है, तनातन है, सनातन नहीं है। नहीं, सनातन, ये सनातन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पर एक बड़ी बड़ी अंत में जो है, मैं एक ऐसे आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य दिखाना चाहता हूं आपको सबको। हमने देखा है कि भाई लोगों ने जो है इससे पहले लूट के दृश्य देखे हमने, वो प्रसाद लूट लेते हैं, वो सरकारी प्रदर्शन कुछ अगर लगा हो तो कुछ चीज वस्तुएं लूट लेते हैं, ऐसी लूट के दृश्य हमने अब तक देखे हैं। तो इतना तो पता है कि हमारे लोग अब जो है वो लूट लेते हैं अगर कोई बड़ी प्रदर्शनी या कुछ लगा हो। लेकिन मुझे था कि अब ये अनपढ़ लोग जो हैं वो सब वही सब संभाल रहे हैं, तो अब कमोवेश हमारे नागरिकों की स्थिति भी ज्यादातर जो है वो वही मनोदशा की हो गई है। तो मैंने कहा किताब का मेला लगा हो तो किताब कौन लूटेगा? लेकिन मैं बताऊं आपको भाई देखिए, अब ये एक बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं, अनपढ़ के राज में किताबें क्यों लूटी, ये तो बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उसको जो लोग लूट के ले गए वो जरूर अनपढ़ ही होंगे, कोई पढ़ा लिखा किताबें नहीं लूटेगा, क्योंकि वो जो ले गए वो सिर्फ इसलिए ले गए कि वो उन किताबों को दिखाकर ये साबित करने की कोशिश करेंगे, जैसे पढ़े लिखे हैं, जैसे हमारे यहाँ संत बन के शंकराचार्य की वेशभूषा, कभी किसी की वेशभूषा, बार बार जो रूप बदले जाते हैं अलग अलग उसमें, ठीक वैसे ही जो है जब अनपढ़ों को ये दिखाना है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं तो कुछ नहीं कर सकते, तो पीछे किताबें तो दिखा ही सकते हैं।
अब हमारे आपके पीछे भी किताबें हैं, लेकिन हम लोग लिखते पढ़ते और खरीद के लाते हैं, सब लाते हैं। लूटी किताबें नहीं हमने। ये जो लूट हुई है, ये अपने आप में यूनिक है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि अनपढ़ों के राज में किताबें लूट गई। मैं वो दृश्य ढूंढ रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको। दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर हो रहा था सर। हाँ, आज आखिरी दिन था उसका। हाँ, उसका आखिरी दिन था, तो वहां पे किताबें लूट ली गई सर। मैंने वो डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं आप सबको दिखाने की कोशिश में लगा हूँ आपसे बात करते करते कि वो जो मैंने फाइल सेव की है, वीडियो फाइल, वो कहाँ पे सेव की है मैंने। इससे पहले मयूर भाई भंडारे हाँ, लुटते थे, जो हाँ, है अगर फलों की गाड़ी पलट गई तो वो लुटती थी, या हाँ, शराब हाँ, का ट्रक पलट गया तो शराब दूसरे। की, हाँ, शराब की तो बहुत लूट होती है। और अगर कई बार क्या होता था, गांव से गन्ने का ट्रक गुजर रहा है तो लोग उसमें से गन्ना लूटने की कोशिश करते थे, हाँ, खींचते थे। हाँ, हाँ, लेकिन ये मुझे चमत्कार याद है, मुझे नहीं, मुझे एक चीज दुनिया में शायद दुनिया में ऐसा पहला उदाहरण होगा कि अनपढ़ के राज में किताबें लुट गई। और मैं दिखा ये जो मैं है, दिखाता हूँ। अनपढ़ की उपाधि हमने नहीं दी है, खुद नहीं, नहीं, हम कौन होते हैं कहने वाले, लेकिन वो से वो खुद कहते हैं ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो ये देखिए, ये है वो दृश्य। ये लीजिए, ये सब ने जो है अपना अपना हाथ साफ कर लिया सर। किताबें लुट गई। किताबें लूट ली गई सर। और जो वो नहीं, अब ये भी देखिए, जो क्राउड है उससे भी समझ में आ रहा है कि कौन लोग हैं ये। हाँ, मतलब कोई, अच्छा ऐसा नहीं है कि भाई ये वाली किताब मुझे चाहिए, मतलब किसी को पता भी नहीं कि ऊपर कौन सी किताब लगी हुई है। जो बोला आ रहा हाथ है, में जो आए वो लो भैया, लूट लो और निकल लो बस। और लूट का वैसे भी जो है वो मतलब एग्जाम्पल इतना सारा सेट हो चुका है देश में कि चुनाव ही जो है लूट लिए जाते हैं, तो किताब कौन सी बड़ी चीज है। चुनाव देखिए, चुनाव तो लूटने की स्थायी व्यवस्था कर ली गई है। वो हाँ, तो जो है, चुनाव लूट का तो स्थायी बंदोबस्त किया गया है। ठीक हम्म, उसी तरह स्थायी बंदोबस्त किया गया है जैसे स्थायी रूप से भारत की जनता को भिखारी बनाया गया है। हम्म, 2/3 80 करोड़, 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग भिखारी है, सरकार के उस पर जिंदा है। मतलब वो कृपा पर जिंदा है, उन्हें सरकार खिला रही है। ठीक हम्म, वैसे ही स्थिति है। तो ये जो रोग है, अभी आप देखो, इससे पहले भंडारे में पूरी वगैरह लुटती थी, लेकिन हम्म, यहाँ मैंने दंगों में लूट होते देखी है। और मयूर भाई, मैं 84 के दंगे की बात करूं, आपको बताऊं कि किशनगंज एक एरिया है दिल्ली में, वहां हम लोग दंगे में घूम रहे थे तो अचानक देखा कि एक रिक्शे वाला अपने रिक्शे पे 2 फ्रिज रख के ले जा रहा है। उसने रिक्शा मोड़ा, दोनों फ्रिज नीचे गिर गए क्योंकि बंधे नहीं होते। उसने वो फ्रिज नहीं उठाए, वापस लौट गया, वो वहीं पड़े रहने दिए उसने। फिर हम्म, वापस उस दुकान पे चला गया, दूसरे फ्रिज रखे रस्सी से बांध के, लूट के माल हम्म, को, वो जो गिर गया वो गिर गया। ये, हम्म। लेकिन यहाँ तो किताबें, आप देखिए ना कैसे लोग गिरा रहे हैं, और किसी के किसके हाथ में क्या लगा। एक ये इसी से विपरीत एक दृश्य है एक और। ठीक, अब वो मुझे मन हो रहा है, टाइम वैसे थोड़ा वक्त हम लोग ज्यादा ले रहे हैं, 50 मिनट के ऊपर, लेकिन अब मुझे लालच हो रही है दिखाने की। नहीं, लोगों को तो देखना चाहिए। मैं थोड़ा समय ले रहा हूं। एक और दृश्य देखिए, ये अनंत सिंह साहब हैं, बाहुबली। हाँ, बिहार वाले। हाँ, बिहार वाले अस्पताल से निकले हैं, अस्पताल के कॉरिडोर में हैं। देखिए इनका जलवा। ये भी एक और अपने आप में दृश्य है। देखिए हाथ में सिगरेट है, ऐसे यूं करके पी रहे हैं। देखिए हम्म, फूलों का गुच्छा उच्छा है, और लिफ्ट में जा रहे हैं। लिफ्ट में वैसे आम लोगों के लिए अस्पताल में ही सिगरेट नहीं पी सकते, और लिफ्ट में तो आप कहीं भी नहीं पी सकते अब, लेकिन है, और चल रहा है। और हत्या के आरोप में जेल में है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। हत्या के आरोप में जेल में है। और हाँ, अभी हाँ। एक और, मैं जब आपने दिखाया है तो ढूंढ हम्म, लीजिएगा। अभी हम्म, एक और बाहुबली भाजपा के, जो हम्म। जिन पर पहलवान लड़कियों ने जो आरोप लगाया था, हाँ, और उसे, ब्रिजभूषण शरण सिंह हमारे हाँ, अहमदाबाद आए थे वो। अभी अभी पिछले कुछ दिनों से वो संतों के उसमें बिल्कुल एकदम संत बने घूम रहे हैं। रोज उनके वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, एकदम बिल्कुल पूजा करते हुए। एक तो एक जगह तो वो गिर भी गए, अब वो भी संत बन रहे हैं।
तो ये जो नया धर्म है, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को राम रहीम, आसाराम वाला धर्म, और जो तमाम बाबा इसी श्रेणी के हैं, एक नेत्रहीन बाबा जी हैं, उन्होंने जाने क्या क्या बाइब की परिभाषा दी, अरे भाई क्या साहब, वो तो क्या क्या बोलते हैं, मतलब वो प्रेम भद्राचार्य जी या क्या नाम है, राम भद्राचार्य जी, भद्राचार्य जी। वो तो ये महाराज तो मतलब क्या बोलते हैं भाई, नहीं, अब गजब है वो। हम हमारे संस्कार नहीं है कि जो भगवा कपड़ा पहन रहा नहीं, है वो उसके तो ऊपर, हम तो बोल ही नहीं सकते, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते, बोलने की तो बात अलग है। लेकिन वो जो कह रहे हैं, उन्होंने ब्राह्मणों पर भी सवाल उठाए थे, हम लोगों ने भी सोचा चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन भाजपा, संघ और उसके तमाम आनुषंगिक संगठन ऐसे ही संतों को संत मान रहे हैं, यही उनके आदर्श है, राम रहीम, आसाराम, या दूसरे, या वो जिसके मोदी जी गए थे वो बागेश्वर, उसमें उनकी शादी कराने की, छोटा भाई कहा था, छोटा भाई कहा छोटा था, भाई बिल्कुल। कहा था। तो वो ये जो नया नया धर्म जो आ रहा है, और जब ये कथा करने जाते हैं मयूर भाई, इनकी कथा पर करोड़ों खर्च होता है, बहुत फीस लगती है, मुझे सर वो याद है। तो राजकुमार भाटी साहब ने बड़े एक निवेदन दिया था अभी कुछ दिन पहले, समाजवादी पार्टी के बड़े अच्छे प्रवक्ता है, नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा चौंकाने वाला प्रवचन, एक निवेदन दिया था कि संघ के दिल्ली के मुखिया, नया नया जो बना है कार्यालय, वहां पे कुछ देश के 100 कथावाचकों को आमंत्रित किया गया। उनका आरोप यह है कि उन सबको बड़ा फंड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि देश में जाके ये लोग अलग अलग जगह पे कथाएं करें। अब ये राजकुमार भाटी साहब ने आरोप लगाया, मेरा नहीं, उनका कहना है, ये तो बता मयूर भाई, मयूर भाई, कथाएं तो चल रही हैं, और कथावाचक क्या क्या बोल रही हैं आप देखिए। और एक और चीज हुई थी, आपने शायद दिखाया था कि कैसे मंदिर तोड़ा गया था संघ मुख्यालय के लिए, हाँ, पार्किंग के लिए जगह बनाने के लिए। बिल्कुल। तो ये जो धर्म है, ये धर्म है उन कथावाचकों का जो धर्म को नहीं जानते, जो किस्से सुनाते हैं, जो खाली मतलब कुंवारी लड़की को खाली प्लॉट बताते हैं, और क्या क्या। अरे भाई, तो वो तो ये, और विकृति की चरम सीमा है, विकृति की। और जी, शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, वो भूखे बैठे हैं, उस पर एक शब्द नहीं है इस धर्म के अनुयायियों के मुंह से, कोई नहीं बोला है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे लिए हमारा दुर्भाग्य है। ये सबसे बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं। अगर हम अपने ऋषियों का सम्मान नहीं करेंगे और ढोंगियों के पीछे चलेंगे, तो ये भले ही कहते रहे, न तो ये देश कभी, हिंदू राष्ट्र तो कभी बन नहीं सकता, देश सबका है जो सब रह रहे हैं, लेकिन इस देश को पतन के रास्ते पे जब ये लाए हैं, तब क्या होगा इसका कल्पना ही कर सकते हैं। सोच कर की भी डर लगता है कि अगर ऐसा ही चला तो कहां पहुंचेंगे और क्या होने वाला है। आखिरी में एक दृश्य, मैं फिर से लालच में अपनी रोक नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे उस पर तुरंत 2 शब्द कहने हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे इस बातचीत को, कि हमारे सबके मन में जब ये टनाटन धर्म के नए जो सब धुरंधर लोग हैं, और उनसे जाके जब एक 4-5 साल का बच्चा एक सवाल पूछता है, क्योंकि अगर वो शंकराचार्य के पास जाएगा तो खैर ऐसे सवाल तो होंगे ही नहीं वहां पे, तो फिर वहां तो द्वैत अद्वैत की और वेद और उपनिषद की और योग और व्याकरण की और इसकी चर्चाएं उनके साथ हो सकती है। ये चर्चा इनके साथ, ये ऐसे सवाल नहीं हो सकते जैसे सवाल एक बच्चे ने बाबा बागेश्वर को पूछा है। और हमको भी लगता है कि अगर हमको भी मौका मिलता तो हम यही सवाल उनसे पूछते। सुनिए क्या पूछा है। ये गया छोटा सा बच्चा, उनके पास तो लाया जाता है, अब इसकी स्क्रिप्ट शायद नहीं लिखी गई होगी, तो विदाउट स्क्रिप्ट का सवाल लगता है शायद। ये सुनिए। बहुत बहादुर बेटा। आपके पास हनुमान रहते हैं? हैं? हनुमान रहते हैं आपके पास? हाँ, बुलाते जाइए, मुझे मिलना है। ओ भाई, डिमांड बड़ी बड़ी हो भाई वायरल है। अब हम भी पूछते कि वक्त महाराज हमको भी मिलना है, आपका तो सीधा फोन पे चलता है पूरा मामला, हमको मिला दीजिए एक बार। नहीं, इस बच्चे ने बहुत सही सवाल पूछा है। मुझे लगता है जितना मैं तो हनुमान जी और शंकर जी को, सब सारे देवताओं को मानता हूँ, खुद हनुमान जी इसकी जबान पे आए, उन्होंने ये सवाल पूछवाया है। और मिलना है हमको, मिलवा दीजिए बस, मिलवा दीजिए। जैसे कि है ना ये
जब विवेकानंद नहीं थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जब वो नरेंद्र नाथ दत्त थे, तो उनके तो मन में यही था ना कि आप किसी ने भगवान को देखा है क्या? उनका मूल सवाल यही रहता था। उनका मूल सवाल ये रहता था, और पूछते पूछते वो चले गए रामकृष्ण परमहंस सिंह के पास, और उनको भी यही सवाल पूछा कि ये सब आड़ी टेढ़ी बातें छोड़िए, ये बताइए भगवान को देखा है क्या? अब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखा है, ऐसे ही देखा है जैसे तुमको देख रहा हूं। तो वे खैर वो रामकृष्ण परमहंस थे, ये बाबा बागेश्वर है, तो ये सिर्फ हंसते रहे। अगर रामकृष्ण परमहंस होते तो शायद बोल देते कि हाँ ऐसे ही देखा है, ऐसे ही मिलवा सकता हूं जैसे तुमको मिल रहा हूं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने तो साक्षात्कार करवाया था महाकाली का, लेकिन वो संत थे, वो परमहंस थे। ये बाबा और प्रधानमंत्री के छोटे भाई, इनसे और क्या उम्मीद रखें? यही बात है। मतलब ये प्रधानमंत्री के छोटे भाई हैं, हर दृष्टि से प्रधानमंत्री हाँ। इनसे बड़े हैं। तो क्या करें अभी तो यही है। तो टनाटन और धनातन धर्म जो है, सबको मुबारक हो। मोहन भागवत जी को, प्रधानमंत्री जी को, उनके चेले चपाटों को, परियों को, परिंदों को, सबको। लेकिन देश जो है, उस अगर आप जब बात करते हैं, जिस बुखार को आपने इस्तेमाल किया, जिस जवर को, ज्वर कहते हैं, है ना, बुखार, फीवर, जिसका उपयोग करके आप हिंदुत्व के नाम पे आप जो है वो पूरे देश में इसको फैला के आपने सत्ता हासिल की, वो ये धनातन या टनाटन नहीं था, ये सनातन को लेकर ही आप चल रहे थे, जिसके ध्वजवाहक जो है वो शंकराचार्य है, आप में से कोई नहीं है, अगर उसकी बात करते हैं तो। लेकिन एक लाइन मुझे भी कहनी है मयूर भाई, वो जी। ये है कि सारी चीजें खत्म हो जाती हैं जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक युवा 2 घंटे पानी में जान बचाने के लिए तड़पता रहता है और हम बचा नहीं पाते, फिर हम विश्व गुरु बने या धर्म के पथ पर चले, कोई मायने नहीं रखता है। बहुत सही बात है सर, बहुत सही बात है। तो यही बात थी दोस्तों। अब आप अपनी प्रतिक्रिया या अपनी राय या इस बातचीत के संदर्भ में आपके मन में जो भी विचार आते हैं, हमको लिख के जरूर से बताइए। और लगता है कि हम सही बात कर रहे हैं, आपको लगता है, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए। और ये मंच आप ही का है, अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कर लें, अपने साथियों से भी करवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अरुण जी आपका, और हमारे सभी दर्शकों का जो हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।